उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक के लिए तैयारी में है और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है, जिसके तहत सरसंघचालक मोहन भागवत का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भागवत ने अपने यूपी प्रवास के दौरान संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस कर रखा है। भागवत संघ शताब्दी वर्ष के तहत प्रांतवार प्रवास के दौरान लोगों से संवाद कर रहे हैं और इस दौरान कई बीजेपी नेताओं की भी मुलाकात होने की संभावना मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आज लखनऊ के निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और ये मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई थी। तो देखिए, इसीलिए ये दौरा जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, कितना महत्वपूर्ण सरसंघचालक का ये दौरा? खुशबू, देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सियासी हलचल सारी पार्टी तेज कर रही है। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। और इससे जो मोहन भागवत का दौरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, जो उत्तर प्रदेश में शताब्दी वर्ष को लेकर के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर है, जिसके तहत संचालक मोहन भागवत 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है कि यूपी प्रवास के दौरान जो संगठन विस्तार है, सामाजिक संस्था है और हिंदुत्व के वोट पर जो है फोकस किया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो अयोध्या के जो राम मंदिर है, इससे पहले तब जाकर के मुख्यमंत्री की और मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई थी। और अब 2027 के चुनाव को लेकर के 2 दिवसीय दौरे लखनऊ में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम शहरों को तवज्जो दी जा रही है। तो बीजेपी में उत्तर प्रदेश में जो हिंदू वोट है या जो संत लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, उनकी नाराजगी के सबब के लेकर के ये मुलाकात है। जहां जहां पर भी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस पर जो है फोकस किया जाएगा। कितनी तैयारियां रही मोहन भागवत के दौरे को लेकर के? किस प्रकार की तैयारियां? देखिए, तैयारियां तो मोहन भागवत को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीटिंग करने ही वाले हैं। और उसके साथ साथ 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए हैट्रिक को लेकर के जब 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, तो तीसरी बार भी वो हैट्रिक बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इस बात पे संघ पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियां। देखिए, ये दौरा जो है मोहन भागवत का, ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दूसरी मुलाकात है और इसीलिए सियासी हलचल भी है वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दानिश जी हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पहली मुलाकात इनके अयोध्या के राम मंदिर में थी और दूसरी मुलाकात लखनऊ में है। तो दोनों की मुलाकात चूंकि होनी है, तो इस मुलाकात के पीछे संघ अपनी बात क्या रखेगा? क्या यूजीसी को लेकर के कोई बैठक होने वाली है? क्योंकि संघ ने एक बयान दिया था मोहन भागवत ने कि यूजीसी का समर्थन करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो क्या चुनाव के चलते मोहन भागवत को ऐसा लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग नाराज न होने पाए? इसको लेकर भी मंथन है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो बैठक होनी वो 2027 के चुनाव पर रहेगी। कुछ जो कमियां होंगी वो कहीं ना कहीं संघ पूरी कर देगा। चलिए, बने रहेगा आप हमारे साथ में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दे और हाथी की मस्त चाल चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाए। मायावती का टारगेट 2007 की तरह ही प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप 8 बंगले को लेकर के भी सफाई दी और कहा कि ये सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया है। मायावती ने विरोधियों को भी नसीहत दी है कि बंगले को लेकर कोई भी गलत सूचना न फैलाए। साथ ही मायावती ने कहा कि बीएसपी के किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाने की खबरें सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं जानबूझकर चलाई जा रही है जिससे कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी बैसाखी के ही इस बार का भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
तो बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से 2007 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, के बारे में देश व दुनिया को जागृत करके लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने की बजाय इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। और यूपी ब्यूरो चीफ दानिश वारसी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दानिश, देखिए, मायावती भी इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई कसर बीएसपी की पार्टी जो है वो नहीं छोड़ना चाह रही है, और इसी को लेकर के मायावती का एक बयान भी सामने आया है। देखिए, जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के पीछे भी कई तरह के, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है मायावती जी, और उनके साथ जो पिछला चुनाव था, जो जनाधार उनका घटा हुआ था, उनके पास केवल एक सीट थी विधायक की, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। और उत्तर प्रदेश में उनके जो खासम खास रहे थे, पहले बीएसपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस बात को लेकर के बहन जी को काफी, मैं कह सकता हूँ, झटका लगा है, क्योंकि बीएसपी के सारे प्रोटोकॉल और सारे एक्टिविटी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाखूबी जानते हैं। इसको लेकर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो बीएसपी को इस बात का डर सता रहा है कि जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अफवाह फैला रहे हैं कि मायावती के 8 टाइप का जो बंगला है दिल्ली में, उसको लेकर के अफवाह उड़ाई गई कि मायावती उस बंगले को लेकर के निर्माण कर रही है या उस बंगले में शिफ्ट हो रही। ये कहीं ना कहीं मायावती ने इसके पीछे खंडन किया, और एआई टेक्निक के पीछे उन्होंने ये कहा है कि कुछ विरोधी ताकतें उनको बदनाम करने की या अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनके साथ गठबंधन करने की या जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की, इसको लेकर उन्होंने नकार दिया है कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ना समाजवादी पार्टी के साथ, ना ही कांग्रेस के साथ। बीएसपी का जो गठबंधन था, पहले आंकड़ा लगाया जा रहा था कि एमआईएम के साथ कुछ सीटों पर बीएसपी गठबंधन कर सकती है, लेकिन उस पर भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और 2027 के चुनाव आते आते अगर बीएसपी का एमआईएम से गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरा है। और इसको लेकर के बहन जी ने एक बात साफ साफ बात ये कही है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी, वो पूरी ताकत से लड़ेंगी 2027 में। अब वो कितनी सीटों पर लड़ेंगी अकेले, और लड़ेंगी तो कितनी सीटों पर, और कितने लोगों को महत्व देंगी, क्या मुस्लिम सीटों को टिकट के लिए दावेदारी वो करेंगी या फिर वो एमआईएम के साथ गठबंधन करेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहन जी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो बहुत ही साइलेंटली है, और साइलेंटली कहीं ना कहीं 2027 में कहीं ना कहीं नुकसानदेह समाजवादी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी से भी कहीं ना कहीं वो सहमत के तौर पर काम करती है। और आगे वाले देखने वाली बात यह है कि बहन जी 2027 चुनाव को लेकर के क्या गठबंधन किसी पार्टी से किसी तरह से करेंगी, और उनका टिकट जो होगा वो यूपी में मुस्लिम को लेकर के दावा रहेगा, या फिर वो अपनी काट के लिए जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में गए उसके लिए क्या पैतरा अपनाएंगे, बड़ा सवाल है। बिल्कुल दानिश, देखिए, ये कहीं ना कहीं झटका लगने वाली बात थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद लंबे समय से अटकलें लग रही थी कि कौन सी पार्टी में जाएंगे, और बीएसपी का दामन ना थामते हुए उन्होंने सपा का दामन थामा, तो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल झटका है, लेकिन चूंकि वो बीएसपी से बहुत पहले जा चुके थे और कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, लेकिन बीएसपी चीफ को ये बात हरगिज नहीं मालूम नहीं होती, या किसी पॉलिटिकल एंगल से ये भी नहीं रहा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और उनके साथ 73 पूर्व मंत्री विधायक भी शामिल हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं झटका है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने में शामिल किया है, तो वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पूरी पकड़ पश्चिमी क्षेत्र में मानी जाती है, तो कहां तक मजबूती से लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं झटका है। तो बहन जी इस चीज को समझ रही हैं कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बताए कैंडिडेट पर समाजवादी पार्टी टिकट दावेदारी करती है, तो ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए झटका होगा। अब बसपा क्या करती है, मुस्लिम दावेदारों को लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ती है, या फिर उसका कोई अलग एजेंडा है जो 2027 से पहले दावा करेगी। कुल मिलाकर दानिश, अगर हम देखें तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके कोई कमी नहीं छोड़ रही है, हर पार्टी पूरा जोर लगाएगी इस चुनाव में। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।
बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज उठाई। तहसील अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल के नेतृत्व में किसानों ने उप जिला अधिकारी अवनीश कुमार को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नहर के पास मोड़ पर खड़े पेड़ों की कटाई, धान खरीद केंद्रों पर लंबित तौल, वर्ष 2025-26 में कराए गए विकास कार्यों की तकनीकी और भौतिक जांच तथा जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। कुछ समस्याओं को लेकर के आए, जिसमें प्रमुख समस्याएं हैं जो पूर्व में भी कई बार उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। जिसमें प्रमुख समस्या है हमारी कि जिन केंद्रों में धान किसान का नहीं खरीद हुआ उसको तौलाया जाए, और दूसरी समस्या है कि जालौन में आज से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हिंदी के पेपर के साथ में शुरू हो गई है। जिले में इस बार 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 38,318 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 19,070 हाई स्कूल और 19,248 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपर्क कराने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और निगरानी के लिए 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 72 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा 6 सचल दल और मंडलीय टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी। उन्नाव के बागरमऊ क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि सावित्री देवी विद्या मंदिर विद्यालय के प्रबंधक ने फीस जमा होने के बावजूद हाई स्कूल की छात्रा पायल को प्रवेश पत्र नहीं दिया, जबकि 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। प्रवेश पत्र न मिलने से छात्रा और उसके परिजन परेशान हैं। नाराज परिजनों ने बागरमऊ कोतवाली में लिखित शिकायत दी है और विद्यालय प्रबंधक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मामले का संज्ञान विद्यालय निरीक्षक ने लेते हुए DIOS को पत्र लिखा है और समय पर प्रवेश पत्र न देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए मैं एक यहाँ से लेटर भी आज जारी कर दे रहा हूँ प्रिंसिपल्स को। ऐसा ही मामला एक हमारे बांगरमऊ का भी है। एक अभिभावक का फोन आया था, उनका ये कहना था कि 1 लाख से अधिक फीस बाकी है, मैंने 80,000 जमा कर दी है, बाकी भी मैं जमा कर दूंगा, एडमिट कार्ड मिल जाए। तो दोनों ही मामलों में मैं पत्र भी जारी कर दे रहा हूँ, बात भी मैंने कर ली है। और हम किसी भी बच्चे को जो कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा आगामी आने वाले में, हम स्कूल गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने हमने सर जी को 3,000 रुपये दिए, पहले 1,000 रुपये दे चुके थे, 1 साल की 6,960 रुपये मांग रहे थे। हम दोनों सिस्टर गए हुए थे घर स्कूल पे, वहाँ पे हम दोनों सिस्टर ने एक दूसरे से सर जी से बात की, तो सर ने कहा कि हम प्रवेश पत्र तो ऐसे नहीं देंगे, अपने गार्जियन को बुलाओ। फिर अपने सर ने मेरे गार्जियन को मम्मी की भवन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद के बीच में सेवायत परिवारों की गोस्वामी महिलाओं ने हाई पावर्ड कमेटी से अहम मुलाकात की। लक्ष्मण शहीद स्मारक में आयोजित बैठक में महिलाओं ने मंदिर व्यवस्थाओं, सेवायतों के अधिकारों और सम्मानजनक बैठक की व्यवस्था को लेकर मांग पत्र सौंपा। कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने महिलाओं के आवागमन को सुगम बनाने और जामा तलाशी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया। साथ ही एक सदस्य पर लगे आरोपों की जांच की बात कही। कमेटी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी सेवायत परिवार से अनावश्यक वार्ता नहीं होगी। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है जो अब तक इनका चल रहा है, जैसे जगमोहन को लेकर, हम लोगों की दर्शन व्यवस्था को लेकर, मंदिर की व्यवस्था को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी हमने जिक्र किया है, या गोस्वामी बंधुओं को जैसे बैठने की जगह जो है उनकी गद्दी कहते हैं जिसे, उसको लेकर भी चर्चा की है। सभी बिंदुओं पर चर्चा की है, जैसे जो बैठने के लिए उन्हें जगह चाहिए होती है भजन के लिए, तो वो लोग वहाँ बैठ सकें। सभी जो भी बिंदु चल रहे हैं उन सभी पर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है हम विचार करेंगे। और हमने जो, जैसा कि आप लोग भी देखते आ रहे हो,
पिछले कई महीनों से हम लोग एक तरह से मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हमको किया जा रहा है। हमारी हर जगह पे अवहेलना करी जाती है और कहीं भी हम मंदिर में भी अगर प्रवेश करते हैं एक आम रूप से भी, तो भी प्रशासन के द्वारा भी हमको धक्के लगाए जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पे आज हमने अध्यक्ष सर से चर्चाएं करी हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उन्होंने हमको आश्वस्त। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी जिस नाई की दुकान पर काम करता था उस पर प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाते हुए टीन शेड और ढांचे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी और सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने कार्रवाई की पुष्टि की है। थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा किए गए लैंगिक हमला की घटना के संबंध में थाना पलिया पर दिनांक 16 फरवरी 2026 को अभियुक्त समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना पलिया मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह ई चालान ऑफिस परिसर में एक होमगार्ड का शव फंदे से लटका हुआ मिला। ये कार्यालय एसएसपी कार्यालय के पास में स्थित है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सुबह जब कार्यालय के कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने होमगार्ड का शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ मिला, जिस पर कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सदर बाजार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम बिरौना निवासी लखन के रूप में हुई है। लखन की ड्यूटी ई चालान ऑफिस में थी और वो मंगलवार रात ड्यूटी पर आया था। बुधवार सुबह उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। ये जो ITMS जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का नगर निगम का जो कार्यालय है उसमें एक होमगार्ड जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी आत्महत्या करने के बाद संज्ञान में आई है। बॉडी को पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किन कारणों से ये घटना हुई इसके संबंध में विस्तृत। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बजाज शुगर मिल में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान देवेंद्र निवासी ग्राम दड़िया के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से मिल में ट्रैक्टर के जरिए गन्ने के बेगास खींचने का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत मिल के काम के दौरान हुई, लेकिन प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। गुस्साए परिजनों ने मिल गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।